हेलो गाइस। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एडिशन रिएक्शन के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं रिएक्शन मैकेनिज्म, और रिएक्शन मैकेनिज्म में हमने बेसिक सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। आई होप आपने सबने अच्छे से उसको पढ़ा होगा, रिवाइज किया होगा। फिर हमने उसके अंदर स्टार्ट किया था टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में, टाइप्स ऑफ रिएक्शन विद मैकेनिज्म। हमने बात कर ली एसिड बेस रिएक्शन क्या होती है, कैसे आप एसिड को पहचानेंगे, कैसे आप बेस को पहचानेंगे। तो अब हम अगली टाइप ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है एडिशन रिएक्शन, जो कि होने वाली है एडिशन रिएक्शन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एडिशन रिएक्शन के बारे में। अब एडिशन रिएक्शन भी आपकी तीन तरीके की हो सकती है। पहली बात तो ये करते हैं एडिशन रिएक्शन होती क्या है। हमने 10th क्लास में पढ़ा था टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में, उसके अंदर हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा था, तो हमने वो भी एक तरीके का एडिशन रिएक्शन ही था। तो हमने जाना था कि उसके अंदर A प्लस बी दो आपस में मिलके क्या बना रहे थे, A प्लस बी आपस में मिलके बना रहे थे C। लेकिन यहाँ पर होगा क्या, मैं उसको C नाम ना देकर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि A प्लस बी मिलकर बनाएंगे कुछ ऐसा। ये होगी मेरी एडिशन रिएक्शन। अब जो ये एडिशन रिएक्शन है, ठीक है ना, अब जिसके बारे में जो मैं एडिशन रिएक्शन के बारे में बात करने वाला हूँ, ये भी तीन तरीके की होती है। कौन कौन सी? पहली मैं बात करूंगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जो कि आज का मेरा टॉपिक होने वाला है। दूसरा फिर हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में। तीसरा जो कि हम बात करने वाले हैं फ्री रेडिकल रिएक्शन के, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन के बारे में। अच्छा, इनके बारे में फर्दर जानने से पहले हम लोग इनको पढ़ेंगे किस किस के अंदर ये भी जान लेते हैं एक बार। अगर मैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात करूं तो ज्यादातर मैं इसको एल्कीन के अंदर पढ़ूंगा। एल्कीन क्या होती है? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आपको जहां देखने के लिए मिलेगा। या फिर मैं इनको पढ़ूंगा एल्काइंस के अंदर। एल्काइंस के अंदर एल्काइन क्या होता है? कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन आपको देखने के लिए मिलेगा। या फिर मैं पढ़ूंगा एल्काडाइंस के अंदर। एल्काडाइंस के अंदर एल्काडाइन क्या होता है? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, इस तरीके का कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा, तो इसको हम बोलते हैं एल्काडाइन। अगर मैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात करूं, इसको मैं कहां पर पढ़ूंगा? इसको मैं पढ़ूंगा, या तो मैं पढ़ूंगा एल्डिहाइड्स के अंदर, एल्डिहाइड्स के अंदर और कीटोन्स के अंदर। एल्डिहाइड कीटोन्स क्या होते हैं? आपका कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा, और एक तरफ अगर H लग जाए तो एल्डिहाइड, और दोनों तरफ अगर एल्काइल ग्रुप लग जाएगा कोई सा ना कोई सा, ठीक है ना, तो हो जाएगा आपका कीटोन। या फिर मैं इसको पढ़ूंगा साइनाइड्स के अंदर। साइनाइड्स के, साइनाइड क्या होता है? सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, जो ये CN होता है यही आपका क्या होता है? साइनाइड। या फिर मैं पढ़ूंगा आइसोसाइनाइड के अंदर, आइसोसाइनाइड। अब ये आइसोसाइनाइड क्या होता है? आइसोसाइनाइड आपका जस्ट साइनाइड का उल्टा होगा। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे N डबल बॉन्ड C, ठीक है ना, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड C, ऐसा कुछ। और साथ ही साथ मैं पढ़ूंगा इमीन्स के अंदर, इमीन्स के अंदर, ठीक है। इमीन्स के अंदर, इमीन्स क्या होता है आपके? इमीन होता है सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH, ये होते हैं आपके इमीन्स। बात करते हैं फ्री रेडिकल की, तो फ्री रेडिकल आपको कहां पर देखने के लिए मिलेगा? फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन आपको वहां पर देखने के लिए मिलेगा जहां पर आपको मिलेगा कोई रेडिकल जनरेटर, ठीक है ना। जहां पर भी आपको रेडिकल जनरेटर मिल जाएगा, वहां पर आपको फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन देखने के लिए मिलेगी। अब मैंने फ्री रेडिकल जनरेटर क्या होता है वो सब चीजें मैं बताऊंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मैं आपको एक बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि इन प्रेजेंस ऑफ रेडिकल जनरेटर, रेडिकल जनरेटर, रेडिकल जनरेटर की प्रेजेंस में ही आपको क्या देखने के लिए मिलेगी? फ्री रेडिकल एडिशन
रिएक्शन देखने के लिए मिलेगी। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, आज और शायद कल 2 या 3 लेक्चर्स के अंदर हम लोग केवल डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में। तो चलिए सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शुरू करते हैं। तो क्या है हमारा, हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में। अब होती क्या है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, नाम से ही समझ में आ रहा है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एडिशन तो होगा लेकिन किसका होगा, इलेक्ट्रोफाइल का। किसका होगा, इलेक्ट्रोफाइल का। कैसे होगा, बात करते हैं मैकेनिज्म की। और यहाँ पर जो हम एग्जांपल लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं एल्कीन्स का। लेट अस सपोज मेरे पास एक एल्कीन है, ठीक है ना, कुछ ऐसी होगा। क्या, मैं इस एल्कीन के अंदर एक इलेक्ट्रोफाइल डाल का अटैक करवा दूंगा और ये एल्कीन जो है वो बिहेव करने लगेगी एज अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना। जैसे ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगी तो हमने क्या बताया था आपको कि जो रिएक्शन होगी वो कहाँ से कहाँ होगी, जो जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी वो लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के ऊपर जाकर अटैक करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो ये न्यूक्लियोफाइल जाकर इस इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा और अटैक करने के बाद क्या बनाएगा, ये कुछ ऐसा बना लेगा, कार्बन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कार्बन यहाँ पर। अब सवाल ये है कि ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर जाकर अटैच होगा, तो ये डिपेंड करेगा कि इस ये जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के दोनों तरफ सिंगल सिंगल बॉन्ड जो है, ये वाले जो दोनों सिंगल बॉन्ड है यहाँ पर क्या अटैच है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। फिलहाल कुछ भी अटैच नहीं, हम एक बेसिक बात कर रहे हैं तो हम कहीं पर भी बॉन्ड को ब्रेक करके ना इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ लिया और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगी किसकी, कार्बोकैटायन की। अगर कार्बन के ऊपर प्लस आता है तो हम बात कर उसको बोलते हैं कार्बोकैटायन। अब इस कार्बोकैटायन के अंदर हमें चेक क्या करना है, इस कार्बोकैटायन के अंदर हमें चेक करना है रीअरेंजमेंट। कार्बोकैटायन के अंदर क्या होता है, रीअरेंजमेंट, रीअरेंज इफ पॉसिबल। अगर पॉसिबल है तो हम इसको क्या कराएंगे, रीअरेंज कराएंगे। अब ये रीअरेंजमेंट क्या होता है, रीअरेंजमेंट आपका जनरली जो हम पढ़ते हैं वो 4 तरीके का होता है, हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, रिंग एक्सपेंशन एंड रिंग कॉन्ट्रैक्शन। रिंग हाइड्राइड शिफ्ट और मिथाइल शिफ्ट के ऊपर पहले से ही मैंने एक वीडियो बना रखी है। इस लेक्चर को यहाँ तक देखने के बाद जहाँ मैं बोलूँगा उसके बाद आपको पहले रीअरेंजमेंट वाली वो वीडियो देखनी है, उसके बाद आपको आगे कंटिन्यू करना है रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है, समझ में आई मेरी बात। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर इस कार्बोकैटायन के अंदर रीअरेंजमेंट हो जाएगा और रीअरेंजमेंट होने के बाद इस रिएक्शन के अंदर अगर कोई न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट होगा तो वो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इसके ऊपर जाकर अटैक करेगा आफ्टर रीअरेंजमेंट अगर पॉसिबल है तो। और क्या बना लेगा, ये बना लेगा कुछ ऐसा, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, ये सिंगल बॉन्ड एज इट इज रहेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल रहेगा, यहाँ पर आकर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा और ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अभी कुछ बातें आपको थोड़ी अटपटी सी लग रही होंगी, धीरे धीरे जैसे जैसे मैं एग्जांपल अभी बताऊंगा तब आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। सब चीजें स्टेप वाइज होती हैं, ठीक है ना। आपने देखा होगा मैंने पहले बोला कि जो एल्कीन है न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रही है, इसने इलेक्ट्रोफाइल के पास जाकर इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर जाकर अटैक किया, इलेक्ट्रोफाइल के साथ अटैच हुआ, कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हुई, फिर मैं एक न्यूक्लियोफाइल ले आया। तो ये मतलब होगा कैसे, जनरली अगर आपने जो अटैकिंग रिएजेंट है वो अगर आपने सपोज करो HCl ले लिया तो पहले जो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रही है एल्कीन वो जाकर अटैक करेगी और इस वाले बॉन्ड को ऐसे तोड़वा देगी, ब्रेक करा देगी और इसके ऊपर नेगेटिव और इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव और H पॉजिटिव को ले लेगी तो E की जगह H आ जाएगा। फिर अगले स्टेप में रीअरेंजमेंट के बाद आकर जो Cl माइनस है वो अटैक कर देगा तो Cl माइनस न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है ना। तो ऐसे मैंने न्यूक्लियोफाइल लिखा, तो आगे जब हम बात करेंगे एग्जांपल्स की तो हम समझेंगे, ठीक है ना, इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं इसके बारे में, इस रिएक्शन के बारे में। तो इस रिएक्शन का जो पहला स्टेप, ये वाला जो पहला स्टेप होता है ये होता है आरडीएस। आरडीएस क्या होता है, आरडीएस होता है आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है, देखो सपोज एग्जांपल से मैं समझाता हूँ मैं आपको। जैसे आपका एक क्लासरूम है, उस क्लासरूम के अंदर बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है ना, लेकिन उसमें से
एक ऐसा बच्चा है जो सारे बच्चों से धीरे धीरे लिखता है, मतलब स्लो स्लो लिखने वाला बच्चा है, ठीक है ना, स्लो लर्नर है। तो सपोज अगर आपके टीचर ने ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखा, तो ब्लैक बोर्ड पे लिखने के बाद उन्होंने आपको लिखने का टाइम दिया, तो अब वो टीचर उस लिखे हुए को रब कब करेंगे? वो तभी तो उसको साफ करेंगे, उसको तभी तो उस बोर्ड पर से हटाएंगे जब वो सबसे धीरे लिखने वाला बच्चा लिख लेगा। क्यों? क्यों? क्योंकि अगर उसने लिख लिया तो पूरी क्लास ने लिख लिया, तो वो उस क्लास का क्या हो गया, वो उस क्लास का हो गया रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी कि सबसे स्लोवेस्ट स्टेप। तो इस रिएक्शन का जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है वो यही वाला होता है जब इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होता है, ठीक है ना, यानी कि स्लोवेस्ट स्टेप। समझ में आ रही है? तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऐसे हम लोग बताते हैं, मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझाया, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब इसके बारे में कुछ पॉइंट्स में बात कर लेते हैं। हुआ क्या यहाँ पर, अगर मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करूँ तो यहाँ पर कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हुई, तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, किसकी फॉर्मेशन हुई? कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हुई। साथ ही साथ जो फॉर्मेशन हुई कार्बोकेटाइन की, जब भी आप चेक करेंगे कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होगा, तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कार्बोकेटाइन के अंदर रीअरेंजमेंट भी होगा, तो आपको चेक करना है फर्स्ट कार्बोकेटाइन को। तो इस रिएक्शन में जो भी आपका फर्स्ट कार्बोकेटाइन होगा वही आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, जिसमें भी आपका फर्स्ट कार्बोकेटाइन बनेगा। यानी कि आपको रीअरेंज करके नहीं बोलना कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, जो आपका फर्स्ट कार्बोकेटाइन होगा वही आपका क्या कहलाएगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटाइन, फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटाइन इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट की अगर बात करें, अगर मैं इस पूरी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात करूं तो इसकी एक रेट ऑफ रिएक्शन होगी, ठीक है ना, रेट ऑफ रिएक्शन और रिएक्टिविटी दोनों एक ही बातें हैं। तो इसकी एक रेट ऑफ रिएक्शन होगी, ठीक है ना। तो वो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड किस पे करेगी उसकी बात करते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं रेट ऑफ रिएक्शन की, रेट ऑफ रिएक्शन की, या दूसरे वर्ड्स में अगर हम इसको बोलें तो इसको हम बोल सकते हैं रिएक्टिविटी की। तो रिएक्टिविटी किस पर डिपेंड करती है? रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है न्यूक्लियोफिलिसिटी के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ एल्कीन। जो एल्कीन मैंने ली उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी पर, ये जो एल्कीन मैंने ली यहाँ पर, ये जो एल्कीन मैंने ली इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी पर भी क्या करता है, इस रेट जो रिएक्शन का रेट है वो डिपेंड करता है कि रिएक्शन की रेट कितनी होगी, कितनी रेट से रिएक्शन होगी, ठीक है ना। रेट मतलब आप रेट जब पढ़ेंगे क्लास 12 में, आई थिंक आपने पढ़ भी लिया हो, ठीक है ना, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, यानी कि स्पीड, एक तरीके से हम बोल सकते हैं स्पीड, ठीक है ना। तो किस स्पीड से रिएक्शन होगी, कितनी तेजी से रिएक्शन होगी, वो डिपेंड करेगा कि इस एल्कीन की न्यूक्लियोफिलिसिटी कैसी है। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि एल्कीन के अंदर आपके चार, एक कार्बन पर एक एक सिंगल बॉन्ड है, ठीक है ना, एक कार्बन पर दो सिंगल बॉन्ड है, यानी कि दोनों तरफ आपको चार सिंगल बॉन्ड दिख रहे होंगे खाली, जो मैंने जिन पर अभी कुछ नहीं लगाया। तो वहां पर कुछ ग्रुप्स भी लगे हो सकते हैं, ठीक है ना। वो ग्रुप्स अगर आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हुए, ठीक है ना, तो जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। बट अगर वो ही ग्रुप्स आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हुए तो उनके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब ऐसा क्यों, इसका क्या रीजन है? सपोज करो आपके पास ये एक एल्कीन है, ठीक है ना, ठीक है ना, और मैंने यहाँ पर लगा दिया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मैंने यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया। अगर मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाया तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेंगे, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इस कार्बन की तरफ पुश करेंगे, भेजेंगे। और अगर इस कार्बन की तरफ अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को भेजेंगे तो इस कार्बन के ऊपर, और इधर से भी मैंने लगा दिया सपोज, तो इन कार्बन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इंक्रीज करेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगी तो न्यूक्लियोफाइल कौन होते हैं, न्यूक्लियोफाइल वही तो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं,
तो अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगी तो ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज और अच्छी हो जाएगी, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, और न्यूक्लियोफिलिसिटी और ज़्यादा इंक्रीज होने पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसीलिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, बात करते हैं, एक तो हमने बात कर ली कि न्यूक्लियोफिलिसिटी पर डिपेंड करती है, साथ ही साथ अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा तो अच्छी बात है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा तो खराब बात है। साथ ही साथ जब कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी तो जो फर्स्ट कार्बोकैटायन बनेगा, ठीक है ना, स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोकैटायन के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि जितना आपका जो फर्स्ट कार्बोकैटायन है वो स्टेबल बनेगा उतना ही ज्यादा आपका रेट ऑफ रिएक्शन भी होगा। अब स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं, स्टेबिलिटी चेक करने का तरीका क्या है, आपको सबसे पहले उस फर्स्ट कार्बोकैटायन के अंदर चेक करनी है बैक बॉन्डिंग, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ बीपी, बैक बॉन्डिंग। अगर बैक बॉन्डिंग है, ठीक है ना, उस फर्स्ट कार्बोकैटायन के अंदर, तो क्या है, बहुत ही ज्यादा स्टेबल है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, ज्यादा होगी। फिर दूसरा क्राइटेरिया क्या होता है, दूसरा क्राइटेरिया होता है एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी, ठीक है ना, ये भी स्टेबिलिटी चेक करने का क्राइटेरिया है। तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है रेजोनेंस या फिर मेजोमेरिक, चौथा होता है हाइपर कॉन्जुगेशन जिसको मैं एच से लिख रहा हूँ, और पांचवा होता है सबसे लास्ट में इंडक्टिव। इससे हम क्या करते हैं, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को चेक करते हैं। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम लोग बार बार कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी, ठीक है ना। हमने बात की अभी रेट ऑफ रिएक्शन की, तो एक एक करके पहले समझते हैं, पहले रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में जान लेते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर तो आपको चीजें समझ में आएंगी। क्वेश्चन की बात करते हैं, कंपेयर रेट ऑफ रिएक्शन। सपोज मेरे पास एक तो है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, और एक है मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2। इन दोनों में आपको कंपेयर कराना है कि किसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी और किसकी रेट ऑफ रिएक्शन कम होगी। तो आप कैसे चेक कराएंगे, सबसे पहले होगा क्या, ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन करेंगे। कैसे करेंगे, अब ये वाला जो पाई बॉन्ड है ब्रेक करेगा, पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा कैसे, अब दो तरीके हैं पाई बॉन्ड ब्रेक करने के। यहाँ पर तो आप कैसे ही करा लो, इधर को करा लो, ठीक है ना, चाहे आप इसको इधर को करा लो, एक ही बात है, ठीक है ना, दोनों तरफ सेम ही बनेगा। तो यहाँ पर तो सिंपल है, आपका बनेगा CH2, यहाँ पर आ जाएगा आपका इलेक्ट्रोफाइल जो ऐड हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा आपका CH2 और इसके ऊपर आ जाएगा प्लस। लेकिन अगर मैं इसके अंदर बात करूं तो इसके अंदर दो तरीके हैं, या तो बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाए, ठीक है, या फिर बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाए। अगर बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ तो ये बनेगा CH3CH, इसके ऊपर आ जाएगा प्लस, यहाँ पर आ जाएगा CH2 और यहाँ पर क्या ऐड हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। अगर बॉन्ड ब्लू वाली साइड से ब्रेक हुआ तो ये बना लेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, इसके ऊपर कौन ऐड हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल, और यहाँ पर आ जाएगा आपका सिंगल बॉन्ड CH2 और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस। अब यहाँ पर दो तरह के कार्बोकैटायन बन रहे हैं, कौन सा बनेगा उसको चेक करेंगे हम। कैसे हम चेक करेंगे, आपने हाइपर कॉन्जुगेशन अगर पढ़ा हो तो हाइपर कॉन्जुगेशन के अंदर हम क्या चेक करते थे, अल्फा हाइड्रोजन चेक करते थे। तो हम इन दोनों एल्कीन्स के अल्फा हाइड्रोजन चेक करेंगे, जिसके अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे वही क्या होगी, स्टेबल होगी और वही बनेगी। कैसे चेक करते हैं, जब भी किसी कार्बन के ऊपर आपको पॉजिटिव मिले, ठीक है ना, उसके जो एडजेसेंट कार्बन होंगे वही आपके अल्फा कार्बन होते हैं, जितनी भी साइड में उसके आपको कार्बन दिखेंगे, और उन अल्फा कार्बन के ऊपर जो भी हाइड्रोजन आपको दिखेंगे वही आपके होंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर आपके टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 5 अल्फा हाइड्रोजन। और अगर मैं नीचे वाले में बात करूँ तो नीचे वाले में कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 1 अल्फा हाइड्रोजन। तो जिसके अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होती है, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उतनी ही ज्यादा क्या होती है, स्टेबिलिटी, ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये वाला तो नहीं बनेगा, ऊपर वाला बनेगा। अब पूछा हुआ है इन दोनों में से किसकी स्टेबिलिटी, किसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी, ठीक है ना, और जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उसकी रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगी। और स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं, अल्फा हाइड्रोजन से, ठीक है ना। तो इसके अंदर 5 अल्फा हाइड्रोजन है, और अगर मैं इसके अंदर बात करूं तो इसके अंदर जो अल्फा हाइड्रोजन है वो कितने हैं, इसके अंदर 2 अल्फा हाइड्रोजन है।
तो अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो दोनों में से कौन ज़्यादा स्टेबल है, ये वाला, ठीक है ना। अगर मैं इसको 1 बोल दूं, अगर मैं इसको 1 बोल दूं और इसको मैं 2 बोल दूं, तो अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं, तो स्टेबिलिटी की बात करूं तो कौन स्टेबल है, स्टेबल कौन है, 1 ज़्यादा स्टेबल है किससे, 2 से। और जो ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी ऑब्वियसली। तो अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूं तो रेट ऑफ रिएक्शन किसकी ज़्यादा होगी, 1 की ज़्यादा होगी 2 से। थोड़ा आपको अटपटा सा लग रहा होगा, समझ में आया, एक बार नहीं समझ में आया तो आप इसको दोबारा देखना, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको फिर से क्या कंपेयर कराना है, रेट ऑफ रिएक्शन कंपेयर करानी है, ठीक है ना। इसके अंदर यहाँ पर आ गया NH, इसके अंदर, और एक ले लेते हैं ये, इसके अंदर, और एक आपको कंपेयर कराना है इसके अंदर, ठीक है ना। इनमें आपको कंपेयर कराना है रेट ऑफ रिएक्शन। कैसे कंपेयर कराओगे, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसके अंदर इलेक्ट्रोफाइल जोड़ के चेक कर लेना है कार्बोकेटाइन बना के, ठीक है ना। जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा उसकी रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा। कैसे, देखो, अगर मैं इसके अंदर इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन करूं, ठीक है ना, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी, और इसके अंदर भी, तो किस तरीके के कार्बोकेटाइन बनेंगे। तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक कैसे होगा, ये वाला जो बॉन्ड होगा, जो इसके अंदर पाई बॉन्ड है, कैसे ब्रेक होगा, मैं इसको रेड पेन से दिखाता हूँ। ये कैसे ब्रेक होगा, ये कुछ ऐसे ब्रेक होगा। क्यों ऐसे ब्रेक होगा, जब ये ऐसे ब्रेक होगा तो ये कुछ ऐसा बनाएगा, ऐसे, ऐसे, और यहाँ पर आ जाएगा आपका इलेक्ट्रोफाइल, और यहाँ पर आ जाएगा आपका प्लस। ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पर पॉजिटिव आने की वजह से इस ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है और इस कार्बन के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है, ये आपस में क्या करेंगे, ये जो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर है ये इस वैकेंट ऑर्बिटल में डाल देगा, और इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, बैक बॉन्डिंग। तो बैक बॉन्डिंग की वजह से स्टेबल है, इसलिए इस वाले कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी, इसलिए मैंने उस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक कराया। सेम इसके अंदर भी क्या होगा, इसके अंदर भी जो बॉन्ड होगा वो ऐसे ही ब्रेक होगा, इसके अंदर भी जो बॉन्ड होगा वो ऐसे ब्रेक होगा। लेकिन अगर मैं इसके अंदर बात करूं तो इसके अंदर जो बॉन्ड होगा वो कुछ ऐसे ब्रेक होगा। क्यों ऐसे ब्रेक होगा, अगर बात की जाए इसके अंदर क्या बनेगा, इसके अंदर बनेगा आपका NH, यहाँ पर आ जाएगा आपका पॉजिटिव और यहाँ पर ऐड हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। अगर मैं इसके अंदर बात करूं तो इसके अंदर आ जाएगा आपका यहाँ पर S, और यहाँ पर ऐड हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसके अंदर ऐसे क्यों हुआ, इसके अंदर ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो 3 डिग्री बनेगा, इसी वजह से। और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री से, और 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री से। क्यों, बिकॉज ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स, ठीक है ना। कैसे, देखो, अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल से बताता हूँ। सपोज आपके पास एक कार्बोकेटाइन तो है ये, ठीक है ना, ये आपका 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। अगर मैं इसके अल्फा हाइड्रोजन्स की बात करूं तो इसके फिलहाल जो अल्फा हाइड्रोजन्स है वो 3 अल्फा हाइड्रोजन्स है। अगर मैं आपसे बात करूं 2 डिग्री, तो 2 डिग्री कुछ आपका ऐसा होगा, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, है ना। तो इसके कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन्स, ठीक है ना, इसलिए ये 1 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल है। अगर मैं 3 डिग्री की बात करूं तो 3 डिग्री के अंदर अगर हम चेक करेंगे तो 3 डिग्री के अंदर जो आपके अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे वो कितने होंगे, जो आपके अल्फा हाइड्रोजन्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पर कितने होंगे, 9 अल्फा हाइड्रोजन्स, ठीक है। तो इसीलिए जो 3 डिग्री होता है वो जनरली ज़्यादा स्टेबल होता है किससे, 2 डिग्री से, और 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री से। दैट इज़ वाई मैंने इसके अंदर जो ब्रेक किया बॉन्ड वो इसलिए इस तरीके से ब्रेक किया क्योंकि यहाँ पर जो अल्फा हाइड्रोजन्स है वो ज़्यादा है, ठीक है ना। अब बात करते हैं पहले वाले के अंदर तो बैक बॉन्डिंग थी, सेम दूसरे वाले के अंदर नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर, तो इसके अंदर भी आपको क्या देखने के लिए मिलेगी, बैक बॉन्डिंग। सेम तीसरे के अंदर भी क्या है, सल्फर के पास लोन पेयर, तो इसके अंदर भी आपको क्या देखने के लिए मिलेगी, बैक बॉन्डिंग। लेकिन फोर्थ वाले के अंदर आपको कोई भी बैक बॉन्डिंग देखने के लिए नहीं मिलेगी, ठीक है, समझ में आई। अब बात करते हैं स्टेबिलिटी की। स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, अगर मैं स्टेबिलिटी की ऑर्डर की बात करूँ, इसको मैं 1 बोल रहा हूँ, इसको मैं 2, इसको 3 और इसको 4। अब बैक बॉन्डिंग जो है वो ज़्यादा स्टेबल होती है, बैक बॉन्डिंग का जो प्रायोरिटी होता है वो ज़्यादा होता है, तो ऑब्वियसली फर्स्ट 3 तो जो होंगे वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होंगे।
ठीक है ना, फोर्थ वन से, तो फोर्थ वाला तो सबसे लास्ट में आएगा, इतनी बात तो कंफर्म है। अब बात करते हैं फर्स्ट थ्री के अंदर। देखो अगर आपको चीजें जैसे बैक बॉन्डिंग हो गया, जो मैं वर्ड्स बोल रहा हूँ, अगर आपको ये चीजें थोड़ी अटपटी लग रही हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो 11th क्लास में जो आपकी जीओसी है, ठीक है ना, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो आपने सही से नहीं पढ़ी है, ठीक है ना। तो आपको अगर जनरल ऑर्गेनिक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर सही से नहीं आती, अगर आपको वो कॉन्सेप्ट सही से नहीं आते, तो आपको ये कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है ना, समझ में आई। अगर आपको उसके ऊपर भी कोई लेक्चर्स चाहिए, अगर आपको जीओसी भी पढ़ने हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है ना। जीओसी पढ़ना जरूरी है रिएक्शन मैकेनिज्म को अगर आपको समझना है। अगर आपको 12th की ऑर्गेनिक को अच्छे से समझना है तो आपको 11th की ऑर्गेनिक आनी ही चाहिए, ठीक है ना। 11th की ऑर्गेनिक अगर आपने अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको चीज़ें जो हैं वो समझ में आनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो बात कर रहे थे हम लोग कि इन तीनों में से कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। तो बैक बॉन्डिंग भी किसकी अच्छी होगी, कंपेरेबल साइज के जो एटम्स है उनकी जो बैक बॉन्डिंग होगी वो अच्छी होगी। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव और ऑक्सीजन के साथ बैक बॉन्डिंग कर रहा है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव नाइट्रोजन के साथ बैक बॉन्डिंग कर रहा है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव सल्फर के साथ बैक बॉन्डिंग कर रहा है। तो कार्बन और नाइट्रोजन का जो साइज होता है, जो साइज है वो कंपेरेबल साइज है, तो इनकी जो बैक बॉन्डिंग होगी वो अच्छी होगी। फिर उसके बाद कार्बन और ऑक्सीजन का जो साइज है वो कार्बन और सल्फर के साइज से ज़्यादा कंपेरेबल है। तो अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो सेकंड वाला ज़्यादा स्टेबल होगा फर्स्ट वाले से, और फर्स्ट वाला ज़्यादा स्टेबल होगा थर्ड वाले से। और ये आपका किसका ऑर्डर होगा, स्टेबिलिटी का, और यही ऑर्डर आपका किसका होगा, रेट ऑफ रिएक्शन का। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये तो बात हो गई आपकी रेट ऑफ रिएक्शन की, ठीक है ना। हम पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं एडिशन रिएक्शन। एडिशन के अंदर हमने स्टार्ट किया हुआ है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और हम लोग बात कर रहे हैं अगर हमारे पास कोई एल्कीन है तो उसके अंदर कैसे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। उसके अंदर हमने बात की कि यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होगा, कार्बोकेटायन का। फिर हमने बात की कि रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है, एल्केन की न्यूक्लियोफिलिसिटी पर। अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो वो भी रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, बढ़ाता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रेट ऑफ रिएक्शन को घटाता है। और जो फर्स्ट कार्बोकेटायन बनता है उसकी स्टेबिलिटी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ रिएक्शन के, ठीक है। स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं, ये हमने जीओसी के अंदर पढ़ा ही था। बैक बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा बैक बॉन्डिंग स्टेबल करती है, ठीक है ना। स्टेबिलिटी का जो क्राइटेरिया है, सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी होती है वो बैक बॉन्डिंग की होती है। फिर आता है एरोमेटिसिटी, फिर आता है रेजोनेंस, फिर आता है हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर आता है इंडक्टिव इफेक्ट। फिर हमने बात की कुछ दो सवाल किए रेट ऑफ रिएक्शन कंपेयर कराने पे, कैसे हम लोग कंपेयर कराते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, ठीक है ना। दो सवाल किए। अब हम लोग बात करने वाले हैं, हमने यहाँ पर एक वर्ड बोला था कि रीअरेंज इफ पॉसिबल। अब ये रीअरेंजमेंट रीअरेंजमेंट क्यों होता है, रीअरेंजमेंट क्यों होता है, बात करते हैं रीअरेंजमेंट की। रीअरेंजमेंट होता क्यों है, वाई, ठीक है ना, रीअरेंजमेंट होता क्यों है। अगर आप किसी भी चीज की बात करेंगे इस दुनिया के अंदर, वो चीज होती क्यों है, अपने आप को स्टेबल करने के लिए, ठीक है ना, ठीक है ना। जनरली अगर कोई भी नोबल गैसेज हैं जो दूसरे एटम्स हैं, वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्यों अटेन करना चाहते हैं, क्योंकि वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करके अपने आप को क्या करना चाहता है, स्टेबल। सेम ऐसे ही यहाँ पर रीअरेंजमेंट होगा क्यों, टू अटेन स्टेबिलिटी, टू अटेन स्टेबिलिटी, टू अटेन स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा। कैसे होगा उसको समझते हैं। मेरे पास y x z और यहाँ पर है मेरे पास h, यहाँ पर मेरे पास h, और ये है मेरे पास इसके ऊपर पॉजिटिव। ये मेरे पास एक कार्बोकेटायन है सपोज। तो आपने हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा ही था। तो हाइपर कॉन्जुगेशन के अंदर आपने पढ़ा था कि जब भी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आता है, ये जनरली आप जानते हैं कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आए यानी कि इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है, ठीक ठीक है ना, जिसको हम कुछ ऐसे दिखाते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है। अब होता क्या है यहाँ से इन एक्स वाई जेड में से कोई सा भी ग्रुप, ठीक है ना, वो डिपेंड करता है कि ग्रुप कौन सा है, उसकी भी हम आगे बात करेंगे। तो सपोज करो एक्स की बात करें हम लोग यहाँ पे, तो जो यहाँ से जो एक्स ग्रुप है
वो क्या कर जाता है, वो इस वाले कार्बन पर माइग्रेट कर जाता है, चला जाता है, ठीक है ना। क्यों? टू अटेन स्टेबिलिटी। और ये होता कैसे है, ऐसा नहीं कि यहाँ से जो ये X है वो पहले ही अपना बॉन्ड तोड़ेगा और X निगेटिव बनाएगा ना, X निगेटिव कभी नहीं बनेगा। तो होगा कैसे, ये होगा कुछ ऐसे, यहाँ पर आएगा Y कार्बन Z, और ये वाला जो कार्बन है जिसके ऊपर पॉजिटिव है, ठीक है ना, इसके साथ 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इसके साथ जो ये X है, जो ये X है, इस वाले कार्बन के साथ तो ये बॉन्ड तोड़ना चालू कर देता है, यहाँ पर तो होने लगती है बॉन्ड ब्रेकिंग, और इस वाले कार्बन के साथ ये बॉन्ड बनाना चालू कर देता है, तो यहाँ पर होने लगती है बॉन्ड फॉर्मेशन, और यहाँ पर बन जाती है एक ट्रांजिशन स्टेट। क्या बन जाती है? ट्रांजिशन स्टेट, जो कि कितने मेंबर्स की होती है? एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है, जो कि होती है 1 2 3। तो यहाँ पर एक 3 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है, 3 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हो जाता है। और अगले स्टेप में क्या होगा, ये वाला जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, और जो कार्बोकेटायन था उसके साथ X का बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, और जो ये पॉजिटिव है ये इस वाले कार्बन पर, दूसरे वाले कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर, और ये कुछ ऐसा बना लेगा CH2, और यहाँ पर आ गया X। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि ये जो बना ये क्या है, ये ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू दिस, ये क्या है, ये लेस स्टेबल है, तभी ये होगा, अदरवाइज नहीं होगा। समझ में आई इतनी बात कि रीअरेंजमेंट हुआ क्यों? टू अटेन स्टेबिलिटी। हुआ कैसे, ये मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर आपको वीडियो देखनी है जाकर रीअरेंजमेंट वाली, उसके बाद आपको आगे प्रोसीड करना है, ठीक है ना। रीअरेंजमेंट वाली वीडियो है, मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। रीअरेंजमेंट जिसके अंदर मैंने आपको सिखाया है कि कैसे रीअरेंजमेंट होता है, ठीक है ना। उसके अंदर हमने बात की है हाइड्राइड शिफ्ट और मिथाइल शिफ्ट की। तो ये कुछ ऐसे स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए रीअरेंजमेंट होता है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर क्या हुआ, शिफ्टिंग हुई, एक्स की शिफ्टिंग हुई, ठीक है ना। इस शिफ्टिंग में कैसी शिफ्टिंग हुई, ये 1-2 शिफ्ट हुआ। शिफ्टिंग भी आपको 1-2 भी हो सकती है, 1-3 भी हो सकती है, 1-4 भी, लेकिन यहाँ पर जो शिफ्टिंग होती है वो 1-2 शिफ्ट होता है। कैसा शिफ्ट होता है? 1-2 शिफ्ट। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का जो अगला पॉइंट होने वाला है वो क्या होने वाला है कि यहाँ पर जो शिफ्ट होता है वो कैसा शिफ्ट होगा, 1-2 शिफ्ट होगा। दूसरा अगर मैं पॉइंट की बात करूँ तो यहाँ पर 3 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, शॉर्ट फॉर्म में 3 MCTS की जो है फॉर्मेशन होती है। अगली अगर मैं बात करूँ यहाँ से, ये जो सब कुछ हो रहा है एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो रहा है, तो ये आपका क्या हो गया एक तरीके का, ये आपका प्योरली इंट्रा मोलिक्यूलर रीअरेंजमेंट हो गया, इंट्रा मोलिक्यूलर रीअरेंजमेंट हो गया, ठीक है। बात करें कॉन्फ़िगरेशन की, आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा कॉन्फ़िगरेशन वगैरह के बारे में, है ना। तो जो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन रहता है वो भी क्या रहता है, रिटेन रहता है, यानी कि रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन के अंदर भी कोई भी चेंज नहीं आता है। फिर मैंने आपको यहाँ पर बोला था, जब अभी आपको मैं सिखा रहा था तो मैंने आपको बोला था कि ये एक्स ग्रुप यहाँ पे माइग्रेट कर रहा है, कर वाई भी सकता था, कर जेड भी सकता था, लेकिन कब कौन सा करेगा ये आपको जानना पड़ेगा, और ये आपको पता लगेगा किससे, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड से। किससे पता लगेगा? माइग्रेटरी एप्टीट्यूड से, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। अब ये माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्या होता है? टेंडेंसी टू माइग्रेट, किस ग्रुप की कितनी टेंडेंसी है माइग्रेशन की,
ठीक है ना, टेंडेंसी टू माइग्रेट, ठीक है ना, किस ग्रुप की कितनी टेंडेंसी है माइग्रेट करने की। अब माइग्रेशन किसका होगा ज्यादा, किसका कम होगा, कैसे पता करेंगे। अगर आपको माइग्रेशन पता करना है तो माइग्रेशन किसका ज्यादा होता है, जिसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, जिसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, सॉरी जिसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी उसका माइग्रेशन ज्यादा होगा, ठीक है ना, उसका माइग्रेशन फास्ट होगा। या फिर जरूरी नहीं कि वहां पर बॉन्ड एनर्जी हो, वहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस देख सकते हैं हम लोग, जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा वहां पर माइग्रेशन ज्यादा होगा। या फिर अगर आपको ये दोनों ही ना देखने के लिए मिले, जहां पर हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, ठीक है ना, ठीक है ना, वहां पर जो माइग्रेशन होगा वो ज्यादा होगा। ऐसा भी हो सकता है आपको तीनों के तीनों देखने के लिए मिल जाए एक ही के अंदर, ऐसा भी हो सकता है आपको दो देखने के लिए मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है आपको किसी एक फैक्टर को, कोई एक फैक्टर आपको देखने के लिए मिल जाए। तो अगर आपको इनमें से कोई भी एक फैक्टर दिख रहा है तो उसी का माइग्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। कैसे, बात करते हैं माइग्रेशन की। अगर आपके सामने आ जाए H, ठीक है ना, एक्स वाई जेड की जगह अगर मैं आपसे बात करूं, आपके सामने आ जाए H या फिर PH, PH का मतलब होता है बेंजीन रिंग लगी होगी, है ना, एज अ ब्रांच, फिनाइल, PH मतलब फिनाइल, या फिर आ जाए आपका कोई एल्काइल ग्रुप, तो जो H का माइग्रेशन होता है वो ज्यादा जल्दी होता है एज कम्पेयर टू PH, और PH का जो माइग्रेशन माइग्रेशन होता है वो एल्काइल ग्रुप से ज्यादा होता है, ठीक है ना, समझ में आ रही है। ये तो हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। अब इन तीनों के अंदर भी बात करते हैं। ऐसा भी हो सकता है हाइड्रोजन हो, या हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम हो, या ड्यूटेरियम की जगह ट्रिटियम हो, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स। तो हाइड्रोजन का जो माइग्रेशन होता है वो फास्ट होता है एज कम्पेयर टू ड्यूटेरियम, और ड्यूटेरियम का जो माइग्रेशन होता है फास्ट होता है एज कम्पेयर टू ट्रिटियम, ठीक है। ये बात हो गई हाइड्रोजन के अंदर। पहले हमने हाइड्रोजन, पीएच और आर के बारे में बात की, एल्काइल ग्रुप के बारे में। अब इनके भी अंदर जा रहे हैं। अब हमने एच के अंदर भी बात कर ली कि एच का फास्ट होता है डी से, डी का ज्यादा होता है टी से माइग्रेशन। फिर बात करते हैं पीएच के अंदर, ठीक है ना। सपोज आपके सामने कुछ ऐसा आ जाए, ये इधर से कहीं पर अटैच होगा, ठीक है ना, इसको पहले कॉपी कर लेते हैं इधर, ऐसे ऐसे ऐसे, और इसको अभी साइड में कर लेते हैं। सपोज आपके सामने आ जाए ऐसे OCH3, या फिर आपके सामने आ जाए कुछ ऐसे CH3, या फिर आपके सामने आ जाए कुछ ऐसे Cl, या फिर आपके सामने आ जाए कुछ ऐसा NO2। अब सवाल ये है कि पीएच में भी अगर आपके पास कुछ ऐसा आ जाए तो किसका माइग्रेशन ज्यादा होगा और किसका माइग्रेशन कम होगा, यानी कि कौन जल्दी से माइग्रेट करेगा, किसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होगा। तो किसका ज्यादा होगा, तो यहाँ पर जो आपको चलना होता है वो चलना होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से। किसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के अंदर हमने बात की किसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है उसका माइग्रेशन ज्यादा होगा। कैसे चेक करेंगे, अगर मैं OCH3 की बात करूं तो ये कैसा ग्रुप है, ये है प्लस एम ग्रुप, और साथ ही साथ माइनस आई, और प्लस एम जो होता है वो डोमिनेटिंग होता है। अगर मैं CH3 की बात करूं, ये होता है प्लस एम ड्यू टू प्लस एच, ठीक है ना, और साथ ही साथ ये होता है प्लस आई, और प्लस एम जो होता है वो डोमिनेटिंग होता है, यहाँ पर कुछ भी नहीं लग रहा। बात करते हैं Cl के अंदर, Cl के अंदर आपको माइनस आई और प्लस एम दोनों देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर जो माइनस आई होता है वो डोमिनेटिंग होता है। अगर NO2 की बात करें तो NO2 में आपको माइनस एम और माइनस आई देखने के लिए मिलेगा, और माइनस एम जो होता है वो डोमिनेटिंग होता है माइनस आई से। तो प्लस एम होने का मतलब क्या होगा, अगर मैं प्लस एम की बात करूँ तो प्लस एम होने का मतलब है कि इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो यानी कि इसका जो माइग्रेशन है वो सबसे जल्दी होगा, फिर इसका माइग्रेशन उससे कम होगा, फिर बात करें इसका थर्ड वाले का, फिर फोर्थ वाले का सबसे कम, और फिफ्थ वाले का सबसे ज़्यादा कम। तो ये होगा आपका यहाँ इस केस में माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। अगर मैं ऐसा कर दूं, यहीं पर अगर मैं ऐसा कुछ कर दूं कि मैंने क्या किया
कि मैंने इसके दोनों ऑर्थो पोजीशन पर क्या लगा दिया, OCH3 लगा दिया। तो अब आप क्या बोलोगे, अब आप बोलोगे कि यहाँ पर तो 2+2 लग गए, तो इसका जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है वो सबसे ज्यादा होना चाहिए। नहीं, इसका जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होता है वो सबसे कम होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर OCH3 जो है वो पैरा पोजीशन पर लगा हुआ है, तो पैरा पोजीशन पर लगे होने पर और ऑर्थो पर दोनों में डिफरेंस है। ऑर्थो पोजीशन पर जब ये लग जाता है तो ये बल्कि ग्रुप होता है और इसकी वजह से क्या हो जाता है, स्टेरिक हिंड्रेंस। और ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, और स्टेरिक हिंड्रेंस क्या हो जाता है, बहुत ही ज्यादा। और स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ही ज्यादा होने की वजह से जो इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है वो सबसे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, बात करते हैं एल्काइल ग्रुप्स की। फोर्थ पॉइंट, मेरे पास एक तो है 3 डिग्री, एक है मेरे पास 2 डिग्री, और एक है मेरे पास 1 डिग्री, और एक है मेरे पास मिथाइल। ठीक है, 3 डिग्री का मैंने साइन के साथ पहले ही लिख दिया। 3 डिग्री का जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होता है वो सबसे ज्यादा होता है 2 डिग्री से, और 2 डिग्री का ज्यादा होता है 1 डिग्री से, और 1 डिग्री का ज्यादा होता है मिथाइल से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके सामने कुछ ऐसा आ जाए M3C, ठीक है ना, ऐसा कुछ आ जाए Me2, Me का मतलब मिथाइल होता है, ठीक है ना, CH MECH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ऐसे कुछ। यहाँ पर भी हम किससे चलते हैं, यहाँ पर भी हम चलते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से। तो ये बात हो गई किसकी, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड की। तो इस लेक्चर को यहीं तक रहने देते हैं। अगले लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कार्बोकेटाइन, अगले लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन करेंगे बल्कि कार्बोकेटाइन के रीअरेंजमेंट पर और माइग्रेशन पर, ठीक है ना, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड पर हम लोग सवाल करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप इसको एक बार वीडियो को दोबारा से देखें, ठीक है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।